सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टा न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस समय लोकतंत्र का महोत्सव मना रही है। 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। इस समय दृष्टा न्यूज से पूरे 4 चरणों में किस तरीके से जनता में क्या मुद्दे रहे हैं, जनता के क्या भाव थे, किसको चुनना चाहती थी या उन्होंने किसके पक्ष में मत किया है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, जिन्होंने 4 चरणों के चुनाव में जितनी विधानसभाएं पड़ी हैं, जहां पर चुनाव हुए हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो में जाके आम जनमानस से बात की है, उनके मुद्दे तलाशे हैं, उनकी भावना तलाशी है, वो क्या चाहते थे, किसकी सरकार चुनना चाहते थे। मैं अवनीश पीएन शर्मा जी से जानना चाहते हैं। अवनीश जी, दृष्टा न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे आप लगातार एक विधानसभा में ग्राउंड जीरो पे जाके जनता की नब्ज तलाश रहे थे, क्या महसूस किया आपने? देखिए अनूप जी, शायद ये पहला ऐसा चुनाव है, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए और मैं कहीं भी पत्रकार के कलेवर में राजनीतिक जब दशा दिशा मुझे जाननी होती है तो कभी मैं पत्रकारिता के कलेवर में नहीं जाता, एक आम जनवर्ग के जाता हूँ। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष लोगों की जो ओपिनियन है ना, वो तभी आती है क्योंकि ये देखने के बाद लोग मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। मैंने पहले चरण से लेके और अब तक हुए 4 चरण और आगे के जो 3 चरण हैं, वहाँ भी मेरी ग्राउंड काम हो चुका है, मैं करके लौट चुका हूँ। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है वर्तमान सरकार के प्रति, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 साल कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत से रही हो और चली हो, उसने तमाम कड़े फैसले भी किए हों, बहुत सारे काम उससे छूट भी गए हों, लेकिन उसके बावजूद सत्ता के प्रति नेगेटिव भाव ना होना, ये चौंकाने वाली बात है, जो कि शायद बहुत दिनों के बाद किसी चुनाव में देखने को मिला है। 2022 के चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पहली बात तो ये है कि शायद ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। अब जब मैं ये कहता हूं कि ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, तो जनता किस मुद्दों पर लड़ रही है? सबसे जो बड़ा मुद्दा दिखा वो लॉ एंड ऑर्डर का। चाहे आप बुंदेलखंड देख लीजिए, चाहे आप रुहेलखंड देख लीजिए, चाहे आप अवध देख लीजिए, चाहे पूर्वांचल देख लीजिए। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सबसे मजबूत धमक या उसका जो एक्सप्रेशन है ना, वो वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। जब 10 तारीख को चुनाव शुरू हुए तो मैं हापुड़ में था और करीब मैंने 7-8 ऐसी विधानसभा जहाँ पर कि बहुत दूसरे तरह के दबाव भरे मतदान हुआ करते थे, वहाँ जब मैं गया, उन लोगों से पूछा हमने कि आपका क्या लग रहा है? बोले भाई साहब, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, लॉ एंड ऑर्डर, ये लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने अपील किया। और उसके बाद अब देखिए, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, बिजली, ये कोई भी सरकार आती है वो करती है और ये सरकार का काम है, ये सिस्टम करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, राजनीतिक नेतृत्व तो कैसा है, उसके फोकस क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भाव की मजबूती होती है ना, वो किसी सरकार के, वो सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी मजबूती से आएगी या नकार दी जाएगी, इस पर काफी दखल रखता है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। जैसा कि कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक है। ये पहला चुनाव देख रहे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी से, सत्तारूढ़ दल से किसान नाराज था। क्या ये दोनों फैक्टर आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाई दिए? एक फैक्टर और जोड़ लीजिए जी।
जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं वहाँ पर भाजपा की जो वर्तमान सरकार है या भाजपा के प्रति जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है उसको आप अकाउंट में रख लीजिए। दूसरा आपने कहा किसान। तीसरा, अब किसान के ठीक पीछे वो जाटलैंड भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड में। हालांकि उस जाटलैंड के बारे में भी एक मिथक है। लोग समझते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और ये सारे इलाके जाट बहुल इलाके हैं, जबकि ये है नहीं। बेसिकली वो ब्रज का इलाका है, जो आगरा, मथुरा है ना, इन जगहों में भी तो जाट आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। बिल्कुल। और जाट आबादी, जाट को मैंने इसलिए आपको गिनाया कि किसान बहुसंख्यक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जाट है, बड़ा खेतिहर है। उनकी नाराजगी थी सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी थी। क्या ये मतों के से अलग बटेगी? ये जानना बड़ा रोचक होगा। नाराजगी है, नाराजगी थी, नाराजगी है और नाराजगी रहेगी। और नाराजगी रहेगी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहे थे ना, वो वहां के स्थानीय लोग ही थे। अब यहाँ पर हम धर्म और संप्रदाय पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 2 साल में कोरोना पीरियड में जो ये राशन वाला काम है, इसने देखिए गरीब तबके को सहारा दिया है। उसके बाद मेडिकल, हालांकि कोरोना के दूसरे दौर का जो नेगेटिव इन्वायरमेंट था, जिसमें निश्चित है अगर कहीं इतने बड़े स्तर पर लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है, मौतें होती हैं, तो जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि पहली बार ऐसा ग्राउंड पर घूमते हुए लगा कि सरकार से कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं दिखी। तो मैं ये मानता हूं कि 2017 में आप जिस समीकरण को लेके बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊं, जाट ये किसान के साथ जुड़ गया, जाट किसान मुद्दा के साथ, तब आपको लग रहा है या लोगों को लगता होगा कि ये एक्सट्रीम नेगेटिव चला गया। लेकिन आपको बताऊं, 2017 जैसे चुनाव में किसान का कोई मुद्दा नहीं था, किसान आंदोलन जैसी कोई बात नहीं थी। तब भी अगर आप वहां के एक सीट काफी विस्तार हो जाएगा। अदरवाइज मैं एक सीट का स्टैटिक्स अगर आपको दिखाऊं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जाट कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड मतदाता नहीं रहा, वो आरएलडी के साथ रहा है। 50-50 का बंटवारा हुआ है, कहीं 70-30 का बंटवारा हुआ है, कहीं 60-40 का बंटवारा हुआ है। हुकुम सिंह एक बड़े जाट नेता हुआ करते थे भाई, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है। वह सब ठीक है। हाँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना, उच्चतम स्तर पर जब भाजपा को सपोर्ट किया है जाटों ने, तो 50-50 का बंटवारा रहा है, 50 से ज्यादा कभी नहीं हुआ है। भाजपा को छोड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दी है। क्या इस चुनाव में आपको जीरो ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम मतों का बिखराव नजर आया कि नहीं आया? देखिए, इसके 2 ऐसे आयाम हैं जिन्होंने अंततः जाके एक बार फिर इस वर्तमान सत्ता को लाभ पहुंचाया है। आपने जो कहा बिखराव भी हुआ है और काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ है। जिन सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाता, मतलब ध्रुवीकरण हुआ है, काउंटर ध्रुवीकरण और मजबूत हुआ है। ये एक तरफ तो बिखराव की बात आपने कही, बहुत सही बात है, बिखराव हुआ है। जहां एक से ज्यादा और कई ऐसी सीटें हैं जहां 2-2, 3-3, उसमें बसपा ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए, आरएलडी ने, कांग्रेस ने दिए, इन सारों ने, सपा ने, लोगों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बिल्कुल, तो बिखराव हुआ। अब उस बिखराव के साथ ही साथ एक और नेगेटिव एलिमेंट क्या जुड़ गया? काउंटर पोलराइजेशन। लेकिन उसमें तो किसानों की नाराजगी भी तो है। बिल्कुल, वो कैसे नजरअंदाज आप कर सकते हैं? बिल्कुल नजरअंदाज उसको नहीं किया जा सकता, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन 2017 में इन बेल्टों से जितनी सीटें भाजपा को मिली है ना, उसमें बहुत बड़ा कोई डेंट नहीं आने जा रहा है, ये भी सच है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी कमल पर। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस नारे का असर दिखाई दिया आपको? नहीं, देखिए, ये नारा बहन जी का है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर, तो ये पुराना नारा बसपा का रहा है। लेकिन अब कमल पे हो गया ना। कमल तो बुलडोजर ये लोग ज्यादा, हाँ, ये लोग ज्यादा बुलडोजर, वही कहना चाह रहा हूँ, ये लोग बुलडोजर को लेके ज्यादा चल रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जब मैंने बात कही ना, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्या पश्चिम, क्या पूरब, क्या मध्य, क्या कहीं, तो ये तो प्रिवेल कर रही है। अब ये कितनी जमीन पर है, कितना इस नैरेटिव को खड़ा कर दिया गया है। जैसे होता ना, ठंड होना और ठंड महसूस कराना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो ये तो निश्चित है कि ये नारा जो कभी बसपा का हुआ करता था, वो अपने आप कैसे भाजपा के साथ जाके चिपक गया, और माशाल्लाह ये तो अब बुलडोजर के ऊपर जाके चिपक गया।
योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर किए गए थे। क्या उनका असर इस चुनाव में देखने को मिला आपको? देखिए, इनकाउंटर अपराधियों के, सो कॉल्ड अपराधियों के, मैं दोनों चीज कहूंगा, अपराधियों के, सो कॉल्ड अपराधियों सो कॉल्ड अपराधी जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो बच गए हैं। तो उनके लिए तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गर्मी 10 तारीख के बाद उनकी निकलेगी। नहीं, वो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी तो डंके की चोट पे सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद बाकी बची हुई गर्मी जो है वो हम निकाल देंगे, शिमला बना देंगे। देखिए, 10 तारीख के बाद दैवीय कृपा से गर्मी का मौसम आ रहा है, तो शिमला बनेगा। तो हम आप सारे लोग नागरिक के तौर पे यही चाहेंगे कि हर जगह ठंडक हो। ये अलग बात है। मैं फिर वही नहीं, तो ठंडक का मतलब बच्चे कुछ अपराधियों के इनकाउंटर शुरू हो जाएंगे। अब ये तो सत्ता वाले जवाब देंगे। हमारी और आपकी एक हम इस बात के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपको जो जिन लोगों के इनकाउंटर हुए थे, जो अपराधी मारे गए थे, उनका असर या उनके परिवारों का, उनकी कम्युनिटी का असर सरकार के खिलाफ वोट डालने पे आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? अब इसको जरा मैं संकेतों में कह दूंगा। इस बात का जवाब मैं संकेतों में दूंगा, सीधा सीधा नहीं दूंगा। देखिए, ऐसा है, आप जब कह रहे हैं कि क्या जो मारे गए उनके परिवारों के, उनके जो उनका जो समूह है, या जातीय कह लीजिए, या मजहबी समूह, या धार्मिक समूह, जो भी कह लीजिए, वो नेगेटिव होंगे कि नहीं? वो तो पहले भी नेगेटिव थे भाई। ये बताइए, एक ही वर्ग के लोगों के इनकाउंटर थोड़ी हुए हैं। इनकाउंटर तो सभी लोगों के हुए हैं, सभी वर्गों में से अपराधी हैं। जरूरी नहीं एक वर्ग ही अपराधी के रूप में खड़ा मिला हो। बिल्कुल सही है। तो फिर ये बुलडोजर की बात, गर्मी शांत कर देने की बात, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है, ऐसी बात फिर एक खास वर्ग को ही क्यों खटक रही है? तो मुझे लगता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। अब ये बताइए, कहाँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे 24-25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में जहाँ 20-80 का चुनाव होता था, वहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि गए जमाने 20-80 के, अब 80 और 20 का चुनाव होगा। नहीं, 20-80 है कि 20-80 क्या आपको देखने को मिला? बिल्कुल मिला। अच्छा? आपके प्रश्नों में वो देखने को मिल रहा है। अच्छा? अभी आपने कहा कि जो मारे गए इनकाउंटर में, जिनका इनकाउंटर हुआ, तो वो एक वर्ग के लोग, अकेले एक वर्ग के अपराधी नहीं थे ना, अपराधी तो सभी लोगों में थे, सभी वर्गों में से थे। उसी के उत्तर में मैंने क्या कहा, तब फिर ये बातें खटक क्यों रही हैं एक खासी समूह को? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? या ये सरकार, ये पार्टी, इसका पूरा चुनाव अभियान एक खास वर्ग के ही खिलाफ ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? या देखने का ऐसा क्यों प्रयास हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी चुनाव से पहले जिन्ना को ले आते हैं, कभी वो पाकिस्तान को ले आते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर रही है ना इसका। अब आप आए असली कारण। यह सब होने में अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही उस पार्टी और उसके नेता और उसके कार्यकर्ताओं, उनके तमाम लोगों का है, जो अपने आप को सत्ता में वापस लाने के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश। क्या अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की दम पर चुनाव लड़ रहे थे? कई बार तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी भाजपा को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अपनी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुलायम और अखिलेश में ये परिपक्वता की कमी तो नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा अवनीश जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करना चाहता हूं और मैं इस पे मतलब आपसे विस्तार से आपसे उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। इस पूरे चुनाव में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आगे के 3 चरणों पे भी ग्राउंड जीरो लेवल पे आप काम कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए साहब, सोशल मीडिया के इस क्लाउड बस्टिंग के दौर में ना, स्टूडियो पत्रकारिता के दिन लद गए, खत्म हो गए। और इसी के साथ पिछले 7-8 सालों में एक और बदलाव हुआ है बहुत बड़ा मीडिया के स्तर पर। सूत्र आधारित पत्रकारिता समाप्त हो गई। खोजी पत्रकारिता तो जिंदा है। खोजी इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल खोजी पत्रकारिता जिंदा है। तो हमारे जैसे लोगों का अभी कैरियर बाकी है कि नहीं है? मैं बधाई दूंगा, बिल्कुल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और होनी भी चाहिए। देखिए, 4 मरे 5 घायल वाली पत्रकारिता गई, सूत्र आधारित पत्रकारिता गई, गलत टीवी स्टूडियो में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों के अंदर बैठ के किए जाने वाले सारे आकलन गए। इसलिए कि आप किसी एक मोहल्ले के बारे में कोई एक खबर लिखिए,
गलती से अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया तो उसको वेरीफाई करने के लिए 50 उसी मोहल्ले से लोग निकल आएंगे जो आपको ग्राउंड जीरो की फोटो लगा के दे देंगे कि साहब आप जिसे आग से जलना कह रहे हो वो तेजाब से जला है। क्या करेंगे आप? या सपा जैसी पार्टियां हो, या बसपा जैसी पार्टी हो, या भाजपा जैसी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक्स वाई जेड कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मीडिया के अंदर इस तरह के आए निचले स्तर के परिवर्तन से इन पार्टियों को तो लाभ होता ही रहेगा, नुकसान अंततः पत्रकारिता का होना है, और जो काफी हद तक हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। आज आप सोचिए जरा कहां से कहां आ गई भारतीय पत्रकारिता और मीडिया कि चेहरा देखते ही लोग कहते हैं कि ये क्या बोलेंगे, चेहरा देखते ही लोग कहते हैं कि ये क्या लिखेंगे। ये पत्रकारिता का संभवतः भारत में सबसे कठिन और सबसे बुरा दौर है। अवनीश जी, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। आपका धरातल लेवल पे, जमीनी लेवल पे लगभग आपका उन 3 चरणों में भी कार्य कर चुके हैं आप। किसकी सरकार देख रहे हैं इस समय? देखिए, बड़ी ईमानदारी से बताऊं, आपसे ईमानदारी की ही अपेक्षा की जाती है। बड़ी ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक विश्लेषक के रूप में आपने एक बागी पहचान बना रखी है। देखिए, बिना लाग बोलने वाली आपने पहचान बना रखी है। बिना लाग लपेट के अगर मैं बात कहूं तो 4 चरण देखने के बाद, और सिर्फ 4 चरण पे जनता का मूड नहीं, वोटिंग के बाद जनता का मूड देखने के बाद, और अगले 3 चरण जो आ रहे हैं वो तो फिर भी काफी सेफ माने जाते हैं और पहले भी सेफ रहे हैं। सच बात ये है कि बहुत चौंकाने वाला कोई परिणाम नहीं आने वाला है। ये जो चुनाव शुरू होने के पहले एक मूड बन चुका था ना, वही कंटिन्यू होने जा रहा है। क्या आपको इसमें त्रिशंकु की स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो 400 के पार कह रहे थे भाई। हाँ, ये बड़ा अखिलेश जी ने 400 पार के बाद दावा कि हम 400 पार जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। मैंने एक ट्वीट किया था उसी समय कि 400 अखिलेश जी ने क्लेम कर दिया। योगी जी कह रहे हैं कि हम जितने थे उससे ज्यादा लेके आएंगे, यानी 325 थे, 350 मैंने इनका जोड़ लिया, 4 3 7 750। मैंने कहा बहन जी तो खुद बहुमत लेके आ रही हैं, यानी बहुमत के लिए अगर 220 सीट भी उनको दे दूं तो 7 2 9 साढ़े, मैंने कहा 1425 की विधानसभा में 1000 विधायक चुन के आ रहे हैं। तो ये देखिए, इस पर ये तो मेरा सहज हास्य था, लेकिन असली बात ये है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो जिसकी जमानत जब्त होती है ना साहब, निर्दलीय कैंडिडेट, यही तो लोकतंत्र की गरिमा है, और ये मजा है लोकतंत्र का कि वह भी अपने आप को अंत समय तक कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, वो क्लेम करेंगे और करते रहें। अवनीश जी, जनता का विश्वास उठता है ऐसे कथनों से, इस तरीके की भविष्यवाणियों से जो गर्भ में छुपी होती हैं। जनता का विश्वास उठ जाता है, कैसे भाई आप कह सकते हैं? नहीं तो 2 तरीके से जनता का विश्वास उठता है ना। किसी ने क्लेम किया कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, ठीक है, दूसरे ने क्लेम किया कि हम 350 से फिर सरकार बना रहे हैं। अब जनता का विश्वास कैसे उठता और कहां बैठता है? देखिए, यह भी हो सकता है कि जिन्होंने 400 क्लेम किया उनके पक्ष में मतदाता लामबंद हो जाए कि नेता का इतना विश्वास है तो आ रही है सीट, वोट करो। ठीक, वो दौर जा चुका है अवनीश जी। जनता के दिमाग पे, मस्तिष्क पे कब्जा करने वाला दौर जा चुका है। मैं नेताओं के क्लेम के सामने जनता का पक्ष, इमेजिनरी पक्ष आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे ऐसा हो सकता है। एक्चुअली देखिए, मानसिकता जनता की ना फिजिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है। रसायन कब कहां किससे मिलके कौन सा रिएक्शन कर जाए और कौन सा तत्व पैदा कर दे, ये कोई नहीं जानता। अब देखिए, है मैंने कहा ना कि जब कोई क्लेम कर रहा है कि 400 सीट लेके आएंगे, हो सकता है जनता उसके पीछे चल दे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जनता उसका उपहास उड़ाए और कहे कि अरे साहब ये तो अनाप शनाप क्लेम कर रहे हैं, इससे बढ़िया 350 क्लेम करने वाला है, उसके सामने तो कम से कम ये धरातल है कि वो 325 लेके सरकार चलाया है 5 साल। तो जिन्ना वाला रसायन का रिएक्शन आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, मैंने ये बात पहले ही कह दी। अब उसमें चाहे जिन्ना लाइए, चाहे आप बुलडोजर लाइए, चाहे आप कुछ लाइए। 2022 की विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के कितने विधायक अंदर विधानसभा में बैठेंगे? देखिए, नंबर्स पे काम करना हमारा आपका काम नहीं है, ये अनुमान, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं। अनुमान, अगर अनुमान की बात कहें तो वर्तमान सरकार के पास 325 सीट है, गठबंधन मिला के अकेले की इनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। अगर मेजॉरिटी की बात करें, मैं इसी संख्या को
थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हुए देख रहा हूं। आप थे राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक, जिनके एक एक वोट के आधार पर आंकड़े निर्धारित होते हैं। एक क्रांतिकारी विश्लेषक हैं जो कह रहे हैं 2022 की विधानसभा में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, भाजपा की सत्ता में वापसी हो रही है। दृष्टा न्यूज के लिए कैमरामैन के साथ मैं अनूप गुप्ता।